हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि हमने पार्ट एक में पढ़ा था वर्ग एवं वर्गमूल, आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे अपन पाइथागोरस ट्रिक। तो सबसे पहले हम देखते पहले पाइथागोरस ट्रिक। तो ध्यान रखना पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है। एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, उनकी एक प्रमेय थी जो कि समकोण त्रिभुजों पर लागू होती थी। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, इसमें क्या होता है, एक आधार होता है, लंब होता है और कर्ण होता है। ये प्रमेय इस पे आधारित थी और इसी प्रमेय के आधार पर 3 त्रिक बनाए गए थे। ये प्रमेय ये थी कि जब आधार का स्क्वायर हम करेंगे और इसमें लंब का स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो कर्ण का स्क्वायर प्राप्त होगा। जैसे मान के चलो 3 आधार है, 3 का स्क्वायर किया, लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर किया, तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है, तो हो जाएगा 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो यहाँ पे कर्ण होगा 5 का स्क्वायर। तो अब हमें ये 3 त्रिक हो गए, 3, 4, 5। ऐसे ही पाइथागोरस ट्रिक, ये पाइथागोरस ट्रिक हमने निकाल लिए, लेकिन हमारी बुक्स है, ध्यान रखना 3 पाइथागोरस ट्रिक होते हैं। एक तो होता है 2m, एक होता है m स्क्वायर 1 माइनस 1 और एक होता है m स्क्वायर प्लस 1। यदि हमारी क्लास आपकी क्लास के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम 3 ट्रिक ऐसे निकाल सकते हैं। 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। यहाँ 2m जो होता है, ठीक है, वो एक पहला त्रिक होता है। m स्क्वायर 1 होता है वो सेकंड त्रिक होता है। m स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो सेकंड त्रिक होता है और m स्क्वायर प्लस 1 होता है वो थर्ड त्रिक होता है। ठीक है, अब देखो जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के रूप में हमें कोई संख्या दी गई है, जैसे कोई संख्या दी गई 14। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इसके मुझे 3 त्रिक निकालने हैं। जैसे 14 के 3 पाइथागोरस ट्रिक निकालिए। पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना 14 के, तो एक तो खुद 14 हो गया, इसको कि हम 2m मान लें। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये 2m के साथ गुना में है, तो हम पहले क्या कर लेंगे, पक्षांतरण। क्या करेंगे? पक्षांतरण। और आपको पता है पक्षांतरण करते हैं तो ये जब गुना में होता है इधर जाता है, भाग में हो जाता है। तो m का मान आ गया 14/2 बराबर 7। तो m का मान कितना आ गया? 7। अब हमने m का मान क्यों निकाला? क्योंकि जब ये तो हमारा पहला त्रिक था 14, जो हमारा सेकंड नंबर का त्रिक प्राप्त होगा वो m स्क्वायर माइनस 1 से प्राप्त हो रहा है। यहाँ हमें m की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ क्या निकाला? m निकाला। ओके, तो इसलिए m का मान आया 7, 7 का मैं स्क्वायर करूँगा और माइनस 1 लिखूँगा। तो 7 का स्क्वायर होगा 49 और माइनस 1 किया तो ये आ गया 48। ये दूसरे नंबर का त्रिक आ गया। तीसरे नंबर का त्रिक कैसे प्राप्त होता है? तीसरे नंबर का त्रिक प्राप्त होता है m स्क्वायर प्लस 1 से। तो m कितना है? m का मान 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 49 प्लस 1 बराबर 50। ये तीसरे नंबर का त्रिक प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही हमें 3 त्रिक प्राप्त हो गए। कौन कौन से? 14, 48 और 50। तो हमें ये 3 त्रिक प्राप्त हो गए पाइथागोरस के। हमें कौन से त्रिक प्राप्त हो गए? 3। ठीक है, मुझे पता है आपको ये समझ में कम आया होगा, इसलिए मैं एक और सवाल लेता हूँ। देखो इसी प्रकार का, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमें 12 एक संख्या दे रखी है और इसके हमें 3 त्रिक निकालने। ठीक है, तो ध्यान रखना जो 12 संख्या दे रखी है, ये फर्स्ट तो यही खुद त्रिक है 12। ठीक है, और पहला त्रिक क्या होता है? 2m होता है। ठीक है, तो 2m बराबर हमने क्या लिख दिया? 12। अब हम जब सेकंड त्रिक निकालते हैं, मतलब सेकंड नंबर का त्रिक, उसका क्या होता है? m स्क्वायर माइनस 1।
तो यहाँ हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, m की, जबकि हमारे पास क्या है 2m, तो हमें m निकालना होगा यहाँ से। तो m निकालेंगे तो m बराबर, ये 2 किस में गुना में, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 12/2 बराबर कितना हो जाएगा 6। m का मान कितना हो गया 6। अब इस 6 को यहाँ रखेंगे तो 6 का स्क्वायर -1, 6 का 36 होता है -1, तो 36 में से 1 जाएगा 35, तो ये सेकंड नंबर का त्रिक प्राप्त हो गया हमें। तीसरा त्रिक कैसे निकलता है, थर्ड त्रिक निकलता है m² + 1 से, m का मान होगा 6² + 1 तो +1, इसका स्क्वायर करेंगे 36 + 1 और 36 से 1 कितना होता है 37। तो इसी क्रम में हमें 3 पाइथागोरस त्रिक प्राप्त हो गए, एक तो 12, एक 35 और एक 37। अब ये पाइथागोरस त्रिक क्यों है, क्योंकि जब मैं 12 का स्क्वायर करूंगा और +35 का स्क्वायर करूंगा और इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे 37 का स्क्वायर प्राप्त होगा। आप चाहें तो हल कर सकते हैं, ये आपको ऐसे प्राप्त होगा, इसलिए पाइथागोरस त्रिक होते हैं। तो आगे बच्चों आपको समझ में पाइथागोरस त्रिक किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड चलते हैं, इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे कोई भी हम संख्या दे रखी है, इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। क्या करना, इकाई के अंक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जैसे हमें कोई संख्या दे दी, जैसे हमसे कहा कि 36 का, जैसे हमसे कहा जैसे और दूसरा देखें यहाँ पर इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे कोई संख्या है 36, इसका स्क्वायर बता दिया और हमसे कह दिया इसका स्क्वायर दे दिया और कहा कि इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक बताइए। तो देखो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम सिंपल कर दें, कुछ नहीं, इस संख्या का इकाई अंक कितना 6, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, कितना होता है 36। अब मुझे बताओ 36 का इकाई अंक कितना है 6, तो 36 का इकाई अंक हो गया 6, तो इकाई अंक कितना हो गया 6, तो ये इसका इकाई अंक है। ऐसे निकालते हैं। कोई भी हमको वर्ग संख्या दे रखी हो, मतलब किसी भी संख्या का वर्ग करना हो और उस वर्ग संख्या के कि इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक हम ऐसे निकालते हैं। जैसे इस संख्या में पीछे कितना है 2, इकाई अंक कितना है 2, तो इकाई अंक 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, कितना होगा 4। तो इस संख्या के जब हम वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक हमें कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा 4। अब मुझे बताओ, जैसे एक और देख लो, जैसे ये कोई संख्या दे दी और इस कहा कि इस संख्या का वर्ग कीजिए और बताइए कि वर्ग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई का अंक कितना होगा। तो इकाई का अंक करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इकाई का अंक 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। तो इकाई का अंक क्या हो गया 9 प्राप्त हो गया, ये इकाई का अंक हो गया 9। अब मुझे बताओ 6 क्या है, सम संख्या है, 4 क्या है, सम संख्या है। सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, 2 का पूरा भाग चला जाता है, ठीक है, चला जाता है। देखो 6 में 2 का भाग चला जाएगा, 4 में चला जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा। अब देखो इस संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, विषम होगा, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता तो हमें विषम होगा। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, आ गया समझ में। अब आप करके देखिएगा। अब हम तीसरा टॉपिक चालू करते हैं, शून्यों की संख्या के वर्ग। जब किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखो जैसे मुझे कहा कि 40 का स्क्वायर कीजिए या फिर 200 का स्क्वायर कीजिए और बताइए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको ये जब पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था तो उसमें बता दिया था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखो इसमें कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो इसका डबल कर दो, तो मतलब इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 2। शून्यों की संख्या कितनी होगी 2, शून्यों की संख्या कितनी होगी 2।
ठीक है। इसमें कितने जीरो हैं? 2, तो 2 का डबल कितना होगा? 4, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 4, इसमें शून्यों की संख्या 4 होगी। ओके, इसमें इसका स्क्वायर करेंगे 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, ये इनके स्क्वायर्स आ जाएंगे। लेकिन शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2। तो जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे मुझे दे दिया 900, ये दे दिया 9000, अब पूछा इसका जब वर्ग करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी जीरो? 3, तो 3 होगी, तो 3 का डबल कितना होगा? 6, 3 गुना 2 कर लो, 3 का डबल कितना होगा? 6, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 6। तो ऐसे हम शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक देख, अगला टॉपिक है अपना क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो बच्चों देखो अपन इसको करके देखते हैं। जैसे हमें क्रमागत का मतलब क्रम से, जैसे, और विषम संख्या, विषम का मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17, ये क्रमागत क्या संख्या है? विषम संख्या है। इनका योग कैसे करेंगे? अब मुझे पता है, आपसे बोल दिया कि इनका योग कीजिए तो आप जोड़ने लग जाओगे। हमें जोड़ना नहीं है, हमें एक नियम याद रखना है, और वो नियम ये कहता है कि जितनी भी क्रमागत विषम संख्या है तो उनका योग देखो कैसे करेंगे। पहले गिनो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप ये 9 है, तो आप इस 9 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना होगा? 81। तो मतलब इन सब का योग कितना आएगा? 81 आएगा। सबका योग कितना आएगा? 81 आएगा। जैसे मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 और +21 +23। अब देखो, अब गिनो कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ना, तो 12 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 144। तो मतलब इन सब का योग क्या होगा? 144। ठीक है बच्चों, तो एक लाइन ध्यान रखो कि जब क्रमागत विषम संख्या होती है तो उनका जो योग होता है वो n² होता है। n का मतलब जितनी कितनी संख्या, विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्या की संख्या, ये क्या होती है? n। जैसे ये कितनी संख्या में विषम संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9, n का मान 9 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, 81 हो जाएगा, तो हमें इसका योग 81 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम आगे कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। देखो बच्चों, अपना अगला टॉपिक है वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, कि जो भी वर्ग संख्या होती है उनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो देखो, पहला गुणधर्म, पहले हम एक चीज़ देखते हैं। जैसे मैं 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग लिख देता हूँ। तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का कितना होगा बताओ? 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये 1 से और 10 तक की संख्याओं का वर्ग है। तो देखो, 1 का वर्ग 1, तो इसमें देखो इकाई का अंक 1 होगा, 1 है तो 1 है। और क्या है? 4 है, देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। और क्या है? और बताओ, 6 है, 6 है, 9 है, 9 है, 0 है, 0 है और 5 है, 5 है। देख लो, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 0 है, ये अंक है। ठीक है, और क्या कौन कौन से अंक नहीं है? 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। तो इसी चीज़ से हम पहला नियम निकालते हैं कि जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उसका इकाई अंक 1, 4, 6, 9, 0, 5 होगा। ठीक है, होगा, ध्यान रखना, ये कभी कभी संभव नहीं होता है, लेकिन
एवरेज हम मानते हैं कि हाँ होगा। नंबर दूसरा नियम कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। ठीक है, मतलब जिनका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। लेकिन ये नियम कभी कभी अधिकांशतः लागू होते हैं। अगला देखो, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, उनके अंत में सम संख्या में शून्य होते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सम संख्या में शून्य होते हैं, मतलब जैसे 30 का स्क्वायर जब आप करोगे तो देखो 3 का 9 और 1 जीरो का 2 जीरो, तो कितने जीरो? 2। यदि आपको ऐसे दे दे 3 जीरो, तो ध्यान रखना ये 3 जीरो, कितने जीरो? 3। आपको पता होगा कि हम जब डबल करते हैं तो सम संख्याएं आती हैं। शून्य में शून्य जो होता है वो सम संख्या में आती है, लेकिन यहाँ विषम संख्या में, तो अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, ऐसे हम ऊपर से देख के हम बता सकते हैं। अगला नियम ये है कि पूर्ण वर्ग संख्या में यदि इकाई अंक 5 हो, यदि इकाई अंक 5 हो तो धाई अंक 2 ही होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 2 ही होगा। ये नियम है, 2 ही होगा। जैसे मैं 45 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो इकाई अंक 5 है, करो 5 का 25 और 5 का 20, तो 20, तो 5 से पहले क्या है? 2 है। यदि आपको ऐसे दे दे 2 0 और 3 5, तो समझ जाना ये 5 से पहले इकाई अंक धाई का अंक 3 है, तो ये क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया मैंने कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, सॉरी है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? जैसे मैं पहला ऑप्शन दे दिया आपको 135, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 4 1 2 3 6 7 2 5, अगला ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 7 0 0 0 0, और लास्ट वाला ऑप्शन दे दिया निम्न में से कोई नहीं। तो देखो, अब हमने ये 4 ऑप्शन दे दिए, तो सबसे पहले तो हम करके देखते हैं ऊपर से कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखो, मैंने अभी बताया था नियम, यदि इकाई अंक 5 है तो धाई का अंक 2 ही होगा। इसमें देखो धाई का अंक कितना? 3 है, तो इसलिए ये नहीं हो सकती। इसमें देखो इकाई अंक 5 है, उससे पहले धाई का अंक, मतलब ये हो सकती है। ठीक है, लेकिन अपन वो ही देखनी है। और ये कितने जीरो? 3 जीरो, और जीरो किस में होने चाहिए? शून्य किस में होने चाहिए? सम में, लेकिन यहाँ पे सम में, तो ये भी नहीं हो सकती। अतः आंसर इसका होगा 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो हम ऐसे पहचान कर सकते हैं। तो ये नियम है, ये एक बार देख लेना। ठीक है, और जो भी समझ नहीं आया मेरे को कमेंट में कमेंट कर देना, और यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। ओके, बाय।